1, 2, 3, come on. Come on, come on. हाय गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सतीश राजना। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे C3 चक्र की। C3 चक्र जिसे केल्विन और बेंसन साइकिल कहा जाता है। केल्विन एंड बेंसन साइकिल, या जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं C3 साइकिल। और यहां लिख देता हूं नीचे, जिसे कहा जाता है C3 साइकिल। ठीक है, इसकी बात आज हम करेंगे। पिछली क्लास में हमने डार्क रिएक्शन का इंट्रोडक्शन देखा था, साथ ही हमने थोड़ा जो C3 चक्र है इसका भी थोड़ा परिचय दिया था कि C3 चक्र की खोज कौन सी टेक्निक द्वारा किसने और किसमें की, यह आपने पढ़ा था। C3 चक्र जो है ये प्लांट में CO2 फिक्सेशन का एक यूनिवर्सल पाथवे है, यह भी हमने पढ़ा था। और जो C3 जो चक्र है इसका बनने वाला पहला कार्बनिक जो कंपाउंड है वो 3 कार्बन वाला फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, इसलिए इस चक्र को C3 चक्र के नाम से जाना जाता है। इन तमाम बातों की जानकारी हमने की और हमने ये भी बताया था आपको कि जब हम अगले क्लास में आएंगे, यानी टुडे, आज के लिए मैंने कहा कि हम C3 जो चक्र है इसको ड्रॉ करेंगे, एक ड्रॉ लेवल डायग्राम यहां हम उसका लेंगे, जिसके तहत हम आसानी से पूरे C3 चक्र को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिएगा, शुरू करते हैं, क्योंकि इसका पूरा ड्रॉ होगा इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं। ये तो आपको पता ही है, आज की क्लास में हम C3 चक्र है उसका डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो जो C3 साइकिल है इसमें ये राइबोलोज राइबोलोज 5 फॉस्फेट, यानी कि राइबोलोज मोनोफॉस्फेट के 6 मोल, ठीक है, 6 अणु, 6 मोल राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ये यहां कन्वर्ट होंगे 6 मोल ऑफ राइबोलोज 1,5 बाई फॉस्फेट। ठीक है, राइबोलोज 1,5 बाई फॉस्फेट, यानी कि यहां एक एंजाइम काम आता है जिसे कहते हैं PPK, यानी फास्फोपेंटोकाइनेज। एंजाइम का नाम क्या है? फास्फोपेंटोकाइनेज। साथ में यहां 6 ATP जो अणु है वो भी खर्च होते हैं, 6 ATP मॉलिक्यूल्स। जो 18 ATP थे ना, डायरेक्ट जो बने थे, उनमें से 18 में से 6 ATP हमने यहां काम में ले लिए डार्क रिएक्शन में। मैंने कहा था ना आपको, जो लाइट रिएक्शन में जो एसिमिलेटरी जो पावर बनती है, वो एसिमिलेटरी पावर कहां काम आएगी? भोजन निर्माण में काम आएगी, डार्क रिएक्शन में काम आएगी। तो यहां 6 ATP खर्च हो जाते हैं, 6 ADP प्लस में 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आई। ठीक है, और कितने मोल राइबोलोज 1,5 बाई फॉस्फेट के बनते हैं? ये बनते हैं 6 मोल। कितने मोल? 6 मोल। जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, यहां इसको हम नाम दे देते हैं, ये है
तो फॉस्फोरिलेशन फर्स्ट जो होता है इसमें सीधा सा मतलब है कि राइबोलोज जो मोनोफॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल हैं उनमें एक राइबोलोज 5 या मोनोफॉस्फेट में एक फॉस्फेट समूह बढ़ जाता है, जिसके कारण यहां हमने क्या लगा दिया एक, तो ये बन गया राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ठीक है, 6 एटीपी खर्च हो गए। आगे बढ़े, इसके बाद क्या होता है, ये राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के जो 6 मोल हैं ये वायुमंडल से CO2, ठीक है, इनके साथ क्या अटैच हो गया 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस में 12 H2, ठीक है। अब यहां एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं रोबिस्को, एंजाइम का नाम क्या है रोबिस्को, यानी कि राइबोलोज बिस कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, ये राइबोलोज बिस कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है ये 6 CO2 अणुओं को किसके साथ ऐड कर लेता है 6 मोल ऑफ राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के साथ ऐड कर लेता है। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं, मैंने कहा था आपको कि जो C3 साइकिल है इसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये कौन सा स्टेप शुरू हो गया, ये फर्स्ट स्टेप शुरू हो गया जिसका नाम है कार्बोक्सिलेशन। क्या नाम है दोस्तों, कार्बोक्सिलेशन, यानी कि CO2 का ऐड होना, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन होता है। तो ये फर्स्ट स्टेप स्टार्ट है हमारा, यानी कि राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के साथ 6 CO2 रोबिस्को की प्रेजेंसी में जब ऐड होते हैं तो यहां बनता है 3 कार्बन वाला 3PGA, यानी कि हमने कहा था कि C3 जो चक्र है इसका पहला जो प्रोडक्ट है वो है 3 कार्बन वाला फॉस्फोबैलिसिक एसिड, फॉस्फोबैलिसिक एसिड। इसके कितने मोल बनते हैं यहाँ, इसके मोल बनते हैं यहाँ 6 CO2 के मोल और 6 राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के मोल जब ऐड होते हैं तो कितने टोटल नंबर मोल हो गए 12। ठीक है, हो गया, पहला कार्बनिक उत्पाद बन गया 3 कार्बन वाला PGA। इसके बाद क्या होगा, यहां 12 मोल PGA हैं, ये निर्माण करते हैं 1,3-डाई PGA का, 1,3-डाई PGA, यानी 1,3-डाई फॉस्फोबैलिसिक एसिड का यहां पर 18 में से 6 ATP तो यहां फर्स्ट फॉस्फोरिलेशन में काम आ गई। अब यहां सेकंड फॉस्फोरिलेशन होगा जिसमें 12 ATP खर्च होंगे। कितने ATP, 18 ATP थे, 6 यहां खर्च हो गए, 12 हो गए, 12 ATP प्लस में 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, एंजाइम कौन सा होगा, PGK, एंजाइम का नाम है फॉस्फोबैलिसिक काइनेज एंजाइम। क्या नाम है, फॉस्फोबैलिसिक काइनेज एंजाइम। तो यहां सीधा सा मतलब है कि फॉस्फोबैलिसिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 12 अणु जो PGA के बने थे ये 12 ATP लेकर के और किसमें चेंज हो गए 1,3-डाई PGA। यहां सेकंड फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस होती है, फॉस्फोरिलेशन की बात कर रहा हूं, फॉस्फोराइलेशन पहला तो हो गया था राइबोलोज 5 फॉस्फेट और राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के बीच में जहां एक फॉस्फेट समूह बढ़ा, यहां भी सेम वही बात हुई है, सेकंड फॉस्फोरिलेशन है। ठीक है, यहां क्या हो रहा है, यहां भी 3 PGA थे, एक फॉस्फेट बढ़ गया, 1,3-डाई PGA हो गया, 12 मोल हो गए। ठीक है,
ये प्रक्रिया किसकी प्रेजेंस में कंप्लीट हो रही है? फॉस्फोगैलेसरिक काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप है, ये जो 1,3 डाइपीजीए है, ये 3 कार्बन वाला PZAL बनाते हैं, फॉस्फोगैलेसरिक एल्डिहाइड। ठीक है, 3PGL के कितने मोल? वही 12। कितने मोल बना रहे हैं साहब? 12 मोल। ठीक है, अब देखिएगा ये जो 12 मोल PGL के बने हैं, यहां एक एंजाइम काम आता है जिसे कहते हैं TPD, यानी कि ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इसकी प्रेजेंसी में यहां 12 NADPH2। ठीक है, ATP तो 18 ATP तो यहां खर्च हो चुकी, 6 और 12 बचे क्या थे रिमेनिंग? 12 NADPH2। अब ये 12 NADPH2 है, ये यहां खर्च होंगे। ठीक है, और ये किसका रिडक्शन कर देंगे? ये 1,3 डाइपीजीए का अपचयन कर देंगे किसमें? 3PGL। तो ये जो पथ है यहां, ये कहलाता है रिडक्शन। ये कौन सी प्रोसेस होगी? रिडक्शन। दूसरा स्टेप मैंने बताया था आपको कि हम 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे। ये हो गया रिडक्शन अपचयन का। ठीक है, कितने मोल बढ़ गए पीजीएल के? 12। अब हम इनको थोड़ा सरल करने के लिए इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। यहां तक ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी 12 मोल 12 जो अणु है पीजीएल के, हम इनको 2-2 के पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 6 भागों में बांट लेते हैं। 2 मोल 2 मोल 2 मोल 2 मोल 2 मोल एंड 2 मोल। कितने हो गए? 12 हो गए। अब देखिएगा ये 12 अणु जो फॉस्फोगैलेसरी एल्डिहाइड के हैं, फॉस्फोगैलेसरी एल्डिहाइड के 12 अणुओं में से ये इनकी पोजीशन दे देता हूं। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड नंबर पर आ रहा है, ये थर्ड नंबर पर आ रहा है, ये फोर्थ नंबर पे आ रहा है, ये फिफ्थ पे आ रहा है, ये सिक्स्थ पे आ रहा है। हम समझने के लिए ऐसा कर लेते हैं। तो अब फॉस्फोगैलेसरी एल्डिहाइड के जो 2 अणु कितनी पोजीशन पे है? 6 नंबर वाली पोजीशन पे। वो 2 अणु मैं इनको सर्किल कर देता हूं क्योंकि हम इनको काम में लेते हैं। ये 2 अणु चलेंगे, एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं GR, यानी कि ग्लाइकोलेट रिवर्सल प्रोसेस। ग्लाइकोलेट रिवर्सल प्रोसेस, उस प्रोसेस में ये फॉर्मेशन कर देते हैं C6H12O6 का। ठीक है, यहां बन गया ग्लूकोज। एक बार हम लिख लेते हैं, फिर एक बार वापस आएंगे यहाँ। ठीक है, अब देखिए अब कितने अणु बच गए हैं? 10। कितने बच गए? 10। 12 में से 2 तो वहां काम आ गए पीजीएल। अब 10 में से देखिएगा, 10 में से हम इस फर्स्ट नंबर वाले को भी काम में ले लेते हैं और सेकंड नंबर वाले को भी काम में ले लेते हैं। यानी पहले नंबर के दोनों पीजीएल और सेकंड नंबर के दोनों पीजीएल। देखिएगा ये जब दोनों काम में आएंगे तो यहां किसका फॉर्मेशन होगा? एक तो ये काम में आ रहा है, एक नंबर वाले से अटैच कर लिया हमने। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी के साथ हम दूसरे नंबर वाला ले लेते हैं। कितने नंबर वाला? दूसरे नंबर वाला ले आते हैं। ये जो लाइन है कितने नंबर वाले में जा रही है? 2 नंबर वाले। ठीक है, तो हमने यहां पहले नंबर का और दूसरे नंबर का यानी 4 अणु पीजीएल के ले लिए हैं।
ये लीजिए, ये अटैच कर देंगे। ये किसका फॉर्मेशन करेंगे? ये फॉर्मेशन करते हैं यहां DHAP, यहां भी बन गया DHAP, ठीक है। यहां भी 2 मोल है, 2 अणु है DHAP, यहां भी कितने हैं? 2 मोल है DHAP, ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस होती है फॉस्फो आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ये एंजाइम का नाम, ठीक है। तो फॉस्फो आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये पहले नंबर के 2 पीजीएल अणु और दूसरे नंबर के 2 पीजीएल अणु मिलकर के और 4 अणु, यानी 2 यहां और 2 यहां, 4 अणु किसके बनाते हैं? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के। किसके बना लेते हैं दोस्तों? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब देखिए, अब जिस में गोला लगाता जा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। अब हम ले लेते हैं तीसरे नंबर पे जो 2 पीजीएल मॉलिक्यूल हैं इनको, ठीक है। इनको कहां लाते हैं? देखिए, अब इनको हम यहां ले आते हैं तीसरे नंबर पर, ठीक है। यहां आगे ऊपर ले आते हैं। देखिएगा, बहुत सिंपल वे में एक एक चीज को क्लियर करते हुए समझाएंगे आपको, ठीक है। अब यहां ये 2 पीजीएल किसके साथ अटैच हो गए? 2 मोल ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहां एंजाइम काम करेगा एल्डोलेज। कौन सा एंजाइम काम आ रहा है? एल्डोलेज। तो सीधा सा मतलब है, जो 4 अणु डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के बने थे, उनमें से 2 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के जो अणु हैं, ये 2 जो पीजीएल अणु जो हैं, इनके साथ ऐड होकर के और यहाँ एल्डोलेज प्रेजेंस, एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये निर्माण करते हैं फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट। किसका फॉर्मेशन होता है? फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट के कितने मोल बनते हैं? 2 मोल बनते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब ये फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट है, ये यहां फॉस्फेटाइज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फेटेज प्लस में यहां वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड होते हैं, इनकी प्रेजेंस में ये चेंज हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, F6 फॉस्फेट, यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के भी कितने मोल बनते हैं? यहां पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के यहां मोल बनते हैं 2 मोल, ठीक है दोस्तों। हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसके बाद देखिएगा, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये 4 नंबर वाले जो पीजीएल हैं, कितने नंबर वाले पीजीएल? 4 नंबर वाले। तो ये जो पीजीएल मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, इनको ले लेते हैं। इनके साथ ऐड होंगे, ठीक है। ये लीजिए, ऐड हो गए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 2 मोल, इनके साथ ऐड होंगे। तो यहां
ठीक है। जब ये 2 मोल पीजीएल के यहां होंगे तो यहां फॉर्मेशन होगा जाइलोस 5 फॉस्फेट। ठीक है, 5 कार्बन का कितने मोल बनेंगे? 2 मोल, 2 अणु बनेंगे। ठीक है, और यहां बनेगा एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट। ठीक है, कितने मोल एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट के? 2 मोल बनेंगे। क्लियर? ठीक है, यहां जो एंजाइम काम आता है वो एंजाइम है ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज क्लियर? अब ये जो 2 अणु बने हैं एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट के, ये जो 2 अणु किसके बचे हुए थे यहां? डीएचए के, इनके साथ कंबाइन होंगे। ठीक है, अब इसके साथ कंबाइन होंगे ये देखिए, तो यहां किसका फॉर्मेशन होगा? 2 अणु डीएचए के और 2 अणु एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट के मिलकर के और किसका फॉर्मेशन करेंगे? यानी ये 4 कार्बन वाली सुगर है, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये 7 कार्बन कंपाउंड का निर्माण करेंगे, 7 कार्बन वाले, और उस कंपाउंड का नाम है, ये बनाएंगे सेड्यू, यानी लिख देता हूं सेड्यू हेप्टुलोज 1,7 डाई फॉस्फेट PO4 फॉस्फेट। ठीक है, कितने मोल? वही 2 मोल, 2 अणु बनेंगे इसके। ठीक है दोस्तों, सेड्यू हेप्टुलोज 1,7 डाई फॉस्फेट, 2 अणु बन गए। ऊपर थोड़ी सी जगह है तो अब देखेंगे हम, ये सेड्यू हेप्टुलोज 1,7 डाई फॉस्फेट जो है ये फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, फॉस्फेटेज की प्रेजेंसी में एक फॉस्फेट समूह रिमूव होगा यहाँ। ठीक है, जलयोजन की क्रिया होगी, जल ऐड होगा यहाँ, तो ये जो 2 अणु हैं इसके सेड्यू हेप्टुलोज 1,7 डाई फॉस्फेट के, ये चेंज हो जाएंगे सेड्यू हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। ठीक है, शॉर्ट में लिख देना। क्लियर? सेड्यू हेप्टुलोज 7, यानी एक फॉस्फेट समूह यहां से हट गया। समझ में आ गई? ठीक है, अब मुझे बताइए पीजीएल के कितने मॉलिक्यूल? 5 नंबर वाले बचे हुए हैं। अब इनको भी यहां से ले लेंगे, ये दोस्त। ठीक है, ये बचे हुए हैं केवल 2। अब इनको हम ले आएंगे और लाकर के किसके साथ ऐड करेंगे? इनको हम लाकर के ऐड करेंगे इसके साथ, ये ऐड होंगे दोस्तों इसके साथ, यानी कि सेड्यू हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के साथ केवल जो 2 शेष बचे हुए हैं पीजीएल मॉलिक्यूल, ये ऐड हो गए और ऐड होकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये यहां फॉर्मेशन करेंगे राइबोस 5 फॉस्फेट और ज़ाइलोस 5 फॉस्फेट। ठीक है, कितने कितने? यहां इसके भी 2 मोल है, ये भी 2 मोल है, इसके भी 2 मोल ही बनते हैं। ठीक है, ये भी 2 मोल है। ठीक है दोस्तों, अब क्या
जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट के 2 अणु बने हैं, जाइलोज 5 फॉस्फेट के 2 अणु बने हैं, तो जाइलोज 5 फॉस्फेट के 2 अणु यहाँ और 2 अणु हैं, कुल कितने हो गए जाइलोज 5 फॉस्फेट के 4 अणु होंगे और 2 अणु किसके राइबोज 5 फॉस्फेट के, ये 6 अणु मिलकर के और किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट का निर्माण कर देते हैं और राइबोलोज मोनोफॉस्फेट के कितने अणु बना देते हैं 6 अणु बना देते हैं। इस तरीके से ये राइबोलोज मोनोफॉस्फेट के जो 6 अणु हैं ये फिर से किसका निर्माण कर देते हैं राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का निर्माण कर देते हैं। ये प्रोसेस वापस से शुरू हो जाती है। ये है C3 साइकिल, ठीक है। अब एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा इसको, देखिए तीसरा जो स्टेप है इसका, फर्स्ट तो ये कार्बोक्सिलेशन है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड है रिडक्शन और थर्ड मैंने दिया था रीजनरेशन। तो रीजनरेशन क्या होते हैं, ये जो 10 अणु जो हैं, 2 को छोड़ दो, ये 10 अणु मिलकर के वापस से किसका निर्माण कर रहे हैं, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का निर्माण कर रहे हैं। ये प्रोसेस ही क्या कहलाती है, रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कहलाती है, ठीक है। अच्छा अब देखिए सबसे पहले हम बात करें कि जो 6 अणु है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के, ये 6 अणु वायुमंडल से जो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, उस CO2 को कौन ग्रहण करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि C3 चक्र में CO2 को प्राइमरी एक्सेप्टर के रूप में कौन सा कार्बनिक कंपाउंड एक्सेप्ट करता है। तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो है यहाँ वो कौन है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ठीक है। ये राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट किसकी उपस्थिति में ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है रूबिस्को एंजाइम। समझ में आ गया, रूबिस्को एंजाइम नहीं होगा तो RuBP के साथ 6 CO2 ऐड नहीं होंगे। तो रूबिस्को एंजाइम मैंने बताया कि आपको प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाली प्रोटीन है, नियर अबाउट 16% या 16 से 17% पूछा जा सकता है, ठीक है। 16% भी कहीं हो सकता है, 17, ठीक है। इतना नेचर में प्रेजेंट होती है, तो सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाली प्रोटीन है रूबिस्को। अब यहां जब CO2 ऐड होती है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। ऐड होने के बाद इस प्रोसेस का पहला स्थायी कार्बनिक जो उत्पाद बनता है वो 3 कार्बन वाला फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। इसलिए इस चक्कर को किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहला उत्पाद 3 कार्बन वाला है, इसलिए इसको कहा जाता है C3 चक्कर। कितने मोल बने इसके, 12 मोल, ठीक है। इसके बाद अगर देखें हम तो ये भी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस का ही नेक्स्ट स्टेप है, जिसमें 3PGA जो होता है, ये 3PGA के 12 मोल होते हैं। ये फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज की प्रेजेंसी में 12 ATP खर्च करके और किसमें चेंज हो जाते हैं, 1,3-DiPGA में। किसमें चेंज हो जाते हैं, 1,3-DiPGA। और 1,3-DiPGA के कितने मोल बनते हैं, 12 मोल बनते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये 1,3-DiPGA के जो 12 मोल हैं, ये ट्रायोज फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंसी में 12 NADPH2 जो स्वांगीकारी जो शक्ति बनी थी उसको लेकर के और किसमें चेंज हो गए, 3PGL के 12 अणुओं में, यानी फॉस्फोग्लिसरी एल्डिहाइड के कितने मोल बन गए, 12 मोल बन गए। इस तरीके से ये प्रोसेस कहलाती है रिडक्शन, क्योंकि यहाँ अपचयन कार्य स्थिति काम में आई है, या 1,3-DiPGA का अपचयन किसमें हुआ है, 3PGL में हुआ है। तो ये रिडक्शन स्टेप कहलाता है। सेकंड स्टेप, पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन, सेकंड स्टेप क्या है, रिडक्शन, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा एसिमिलेटरी पावर यहाँ पर यूज हो चुकी है, 6 ATP यहाँ खर्च हो रहे हैं ऊपर, ठीक है। वो अभी वापस एक बार यहाँ से स्टार्ट किया है, तो 6 ये थे, 12 ये, 18 ATP और 12 NADPH2 हो गए, ठीक है। इसके बाद जो 12 अणु फॉस्फोग्लिसरी एल्डिहाइड के बने हैं, इनको हमने अलग अलग 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। इनमें से छठे नंबर वाले जो 2 PGL अणु हैं, ये चले जाते हैं ग्लाइकोलेट रिवर्सल साइकिल में और किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, ग्लूकोज का। इस स्टेप को मैं एक बार बाद में वापस बताऊंगा आपको, ठीक है। उससे पहले अभी निर्भर बढ़ते हैं। अब बाकी जो ये 10 अणु PGL के बचे, ये PGL के
13 समूह वापस किसके निर्माण में काम आ रहे हैं? ये काम आ रहे हैं राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के। तो ये तीसरा स्टेप हो गया जिसको हम क्या कहते हैं? आरयूबीपी का पुनर्उत्पादन, यानी कि राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का पुनर्निर्माण। ठीक है, तो वो कैसे हो रहा है वो देखेगा। सबसे पहले नंबर और दूसरे नंबर के जो दो पीजीएल अणु हैं, ये दोनों आपस में, पहले नंबर का देखो यहां से आ रहा है, ठीक है, और ये दूसरे नंबर वाला, दोनों आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंसी में 4 अणु डीएचएपी के बना लेते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के बना लेते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा? अब तीसरे नंबर का जो पीजीएल के 2 अणु हैं, ये एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंसी में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ ऐड होकर के और 2 अणु किसके बना देते हैं? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करके फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में इनके बीच जो फॉस्फेट समूह उसको रिमूव कर देता है और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट किसमें चेंज हो जाता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 2 अणुओं में। हो गया दोस्तों। अब उसके बाद क्या होगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के ये जो 2 अणु हैं, ये नंबर 4 जो 2 पीजीएल अणु हैं उनको साथ लेकर आएंगे। ये देखिएगा, ये नंबर 4 वाले, और यहाँ कौन सा एंजाइम है? ट्रांसकीटोलेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? ट्रांसकीटोलेज। ठीक है, इस ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंसी में ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और 2 अणु पीजीएल के जो 4 नंबर पर से आए हैं, ये मिलकर के निर्माण कर देते हैं जाइलोज 5 फॉस्फेट और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के 2 अणुओं का। ठीक है, 2 अणु बन जाते हैं। उसके बाद ये डीएचएपी तो काम आ गए थे, ये बचे थे डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट में 4 बने थे, उनमें से 2 बचे थे। तो 2 अणु डीएचएपी के किसके साथ ऐड हो गए? एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के 2 अणुओं के साथ, और किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? 7 कार्बन वाली सेडुहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट का। समझ में आ गई बात? अब सेडुहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट है, ये जल को ऐड करके फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में एक फॉस्फेट समूह को यहां से हटा देती है, तो ये बन गया सेडुहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के 2 अणु। समझ में आ गई बात? सेडुहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के जो 2 अणु बनते हैं, ये अब 5 नंबर वाला पीजीएल के 2 अणु बच रहे हैं। 5 नंबर जो 5वीं पोजीशन पे 2 मोल ऑफ पीजीएल, वो अब आएंगे और वो आकर के कहां पहुंच रहे हैं? वो पहुंच रहे हैं सेडुहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के पास, और इसके साथ मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? यहां भी ट्रांसकीटोलेज एंजाइम भी काम आता है, लिख सकते हैं आप ट्रांसकीटोलेज। तो इस एंजाइम की प्रेजेंसी में राइबोज 5 फॉस्फेट के 2 अणु और जाइलोज 5 फॉस्फेट के 2 अणु बना लेते हैं। तो जाइलोज 5 फॉस्फेट के 2 अणु तो ये, और 2 अणु यहां बचे हुए, कुल कितने हो गए? 4, और 2 अणु किसके? राइबोज 5 फॉस्फेट के। ये 6 अणु मिलकर के और किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? ये बना देते हैं 6 मोल ऑफ राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। समझ में आ गई दोस्तों? और राइबोलोज मोनोफॉस्फेट है, ये जो 6 एटीपी बची हुई थी उनको लेकर के फॉस्फोपेंटोकाइनेज की उपस्थिति में किसमें चेंज हो जाता है? राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में। ये राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ताकि वायुमंडल में अन्य जो CO2 मॉलिक्यूल्स हैं, अगर जो ये प्रोसेस लगातार चलती रही भोजन निर्माण की, तो वापस से ये तैयार हो के आ जाता है, ताकि अन्य जो CO2 मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपने साथ जोड़ करके और भोजन निर्माण लगातार जारी रख सके। समझ में आ गई दोस्तों? तो ये सिंपल वे में आपका C3 साइकिल है। अब मैंने एक बार यहां बात की है आपसे, GAR। देखिए, ग्लाइकोलेट रिवर्सल साइकिल, ग्लाइकोलेट रिवर्सल साइकिल। आप अगला जब चैप्टर पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, श्वसन, तो उसमें हम ग्लाइकोलाइसिस पाथवे पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस होता क्या? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी 1 मोल ऑफ ग्लूकोज टूटेगा, 2 मोल ऑफ पायरुवेट एसिड के बनेंगे। ऐसी प्रोसेस है जिसको आप आगे समझेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलेट रिवर्सल, रिवर्सल का मतलब उसका उल्टा, यानी ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का उल्टा है। ग्लाइकोलाइसिस में रियल में होता क्या है? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है, वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट यहां कन्वर्ट हो जाएगा DHAP और PGL। समझ में आ गई बात? अब देखिएगा, इसका उल्टा कर दो, यहां इसका उल्टा हो गया, तो रियल में क्या होगा? जो 2 अणु PGL के हैं, जिनमें
C3 यानी 3 कार्बन 1 में और 3 कार्बन 1, तभी तो यहाँ 6 कार्बन पहुंचे हैं C6। ठीक है, तो दो अणु जो पीजीएल के हैं उनमें से 1 मोल ऑफ पीजीएल है वो डाइहाइड्रोक्सिन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, डाइहाइड्रोक्सिन जो है, डाइहाइड्रोक्सिन वो कन्वर्ट होगी फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 में, जैसा ऐसे हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लूकोज 6 में, और ग्लूकोज 6 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लूकोज में। तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मेशन हो जाता है, ग्लाइकोलेट रिवर्सल साइकिल द्वारा ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। समझ में आ गई बात दोस्तों? और यही हमारा उद्देश्य था ग्लूकोज का बनना। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि जो ग्लूकोज है ये बनने वाला पहला उत्पाद, बनने वाला उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट में। उसके बाद जब पत्तियों में ग्लूकोज के रूप में जब भोजन का निर्माण हो जाता है तो ये पादप के जो अन्य भागों में जब ये फूड ट्रांसलोकेटेड होगा, ठीक है, ट्रांसलोकेशन इसका होगा, तो ट्रांसलोकेशन होगा तो ये किस फॉर्म में इसका ट्रांसलोकेशन होगा? तो मैंने बताया था आपको सुक्रोज, किस फॉर्म में जाएगा ये? सुक्रोज। ठीक है, और जब ये प्लांट के विभिन्न भागों में जाकर स्टोर होता है तो किस फॉर्म में होता है? तो ये ग्लूकोज से सुक्रोज और सुक्रोज से क्या आ जाएगा? स्टार्च। क्या आ जाता है? स्टार्च। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये था C3 साइकिल। कुछ और पॉइंट्स में मैं आपको बता देता हूं यहाँ। रियल में जो पीजीएल है, PGAL, फॉस्फोगैनेसरी एल्डिहाइड, ध्यान रहे कंपटीशन की दृष्टि से एक दो पॉइंट बताता हूं। इसे फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच की कड़ी कहते हैं कनेक्टिव लिंक। पूछा जा सकता है कौन से कार्बनिक कंपाउंड को प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के बीच की यौगिक कड़ी माना जाता है? तो किसको माना जाता है? PGAL, फॉस्फोगैनेसरी एल्डिहाइड। ये पॉइंट भी नोट कर लेंगे। PGL के बारे में एक पॉइंट और नोट कर लो कि प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला इनिशियल जो फूड है वो कौन सा कार्बनिक कंपाउंड? इनिशियल, देखिए फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है? फर्स्ट प्रोडक्ट है PGA, ठीक है, लेकिन इनिशियल फूड के रूप में अगर क्वेश्चन आता है, इनिशियल फूड किसे कहा जाता है? C3 साइकिल में बनने वाला जो इनिशियल फूड है वो है PGAL। क्या है? PGAL। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो CO2 का जो प्राइमरी एक्सेप्टर जो कार्बनिक कंपाउंड है C3 साइकिल में वो है राइबोज 1,5-फॉस्फेट। समझ में आ गई बात? और अगर आपसे ये पूछा जाए कि 3 कार्बन वाले कंपाउंड कौन कौन से हैं तो PGL है, PGA है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, PGL भी 3 कार्बनिक कंपाउंड ही होता है। इसके अलावा 4 कार्बनिक कंपाउंड की बात है तो एरिथ्रोज आता है। 5 कार्बनिक कंपाउंड की बात होती है तो जाइगुलोज या राइबोज फॉस्फेट आते हैं। 6 कार्बनिक कंपाउंड की बात होती है तो इस प्रोसेस में जो ये फ्रक्टोज है और ग्लूकोज है ये 6 कार्बनिक कंपाउंड है। अगर 7 कार्बनिक कंपाउंड की बात आती है तो सेडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट या सेप्टोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट है। ये 7 कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। तो ये है पौधों में CO2 को ग्लूकोज में फिक्स करने का मार्ग, जिसका पहला कार्बनिक कंपाउंड है PGA, इसीलिए इसे कहा जाता है C3 चक्र। और इसकी खोज क्लोरेला या सेनेडेसमस एल्गी में की थी केल्विन और बेंसन ने, इसीलिए इसे केल्विन और बेंसन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ मैंने यहाँ आपको समझाया है। तो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ
एक से बेहतर क्लास के लिए थैंक यू सो मच।